Everybody, this is Sweetie here. Welcome back to our channel Ansh Kumar's Tech. Today we are going to discuss financial statement with adjustment. तो एडजस्टमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट क्यों की जा रही हैं. तो फर्स्ट है एडजस्टमेंट आर मेड टू नो द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. कि हमें बिल्कुल सही प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. दूसरा है एवरी एडजस्टमेंट अपेयर इन द टू अकाउंट. और जो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस में ना होके ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता है. तो एडजस्टमेंट के हमेशा दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे बैलेंस शीट में, P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में. तो नेक्स्ट है एवरी एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. कि हम जितने भी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर इनकर करते हैं वेदर पेड और नॉट पेड इंक्लूडेड इन द P&L. जो हम करेक्ट P&L बनाने वाले हैं उसमें ये इंक्लूड होते हैं. इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड आर इंक्लूडेड. मतलब वैसे ही इनकम है, आपने अगर अर्न कर ली है, कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेंस अगर इनकर्ड हो गए हैं और इनकम अर्न हो गई है तो आपने चाहे वो रिसीव करी है या नहीं करी है, पे करें हैं या नहीं करें हैं, आपको इनको P&L में शो करना ही पड़ेगा. और ये ड्यूरिंग द ईयर होनी चाहिए, मतलब इस साल के करंट ईयर की होनी चाहिए. फिफ्थ है इन सबको हम बोलते हैं अक्रूड अजम्पशन कंसेप्ट. इसको हम इसका एक मतलब फाइनल जो हम अकाउंट बनाते हैं उनमें एक कंसेप्ट होते हैं. तो उसमें एक जो भी आपका कंसेप्ट है अक्रूड अजम्पशन कंसेप्ट. तो मैंने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करवाई है वो पहले एक्सपेंस और इनकम की करवाई है. तो P&L और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आने वाला है. अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ऐड होते हैं, और इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, हम इसको अक्रूड इनकम भी बोलते हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, तो ये भी ऐड होती है. और लेस क्या करना है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए तो उनको लेस करते हैं, और एडवांस इनकम रिसीव कर ली है तो उसको माइनस करते हैं. और बैलेंस शीट में क्या करना है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि अभी हमें पे करनी है, और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हैं वो हमारी एसेट है क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दी है. और जो अक्रूड इनकम है क्योंकि हमें इन फ्यूचर ये इनकम हमने अर्न कर लिया, रिसीव नहीं हुई है तो रिसीव होगी, इस वजह से एसेट मानी जाती है. और एडवांस रिसीव इन एडवांस, इसका मतलब क्या है कि आपने अभी सर्विसेज नहीं दी हैं लेकिन पैसा ले लिया है, तो उसको हम लायबिलिटी में रखेंगे जब तक हम अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट. यहाँ पे मैंने दो एडजस्टमेंट डिस्कस करी हैं. फर्स्ट है एक्सपेंस और दूसरी है इनकम. तो वी नो दैट कि एक्सपेंस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट्स होती हैं. तो एक्सपेंसेस को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक बोला प्रीपेड एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वही बताया, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आपने सर्विसेज ले ली हैं लेकिन उनका पैसा नहीं दिया है, तो ड्यू बट नॉट पेड. और प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, मतलब अभी हमने सर्विसेज या बेनिफिट ले लिया है लेकिन उसके एक्सपेंस अभी पे नहीं किए हैं. तो प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं, अनपेड इन एडवांस भी इनको बोलते हैं. तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एक आएगा ट्रेडिंग एंड P&L, डिपेंड करता है वेजेस या सैलरी है, तो अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में आएगा और सैलरी है तो P&L में आएगा. दूसरा इफेक्ट करता है बैलेंस शीट का. इसी तरह प्रीपेड भी वही इफेक्ट करता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में. तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, जैसे देखो टू सैलरी आपकी है और प्लस कर देनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऐड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, ऐड. ठीक है. तो टोटल नेट करके आपने ये देखो, मैंने P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि वेजेस भी हो सकती थी. यहाँ पे हमने सैलरी लिखा तो P&L अकाउंट में आएगी टू सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एडजस्टमेंट में गिवन होगी. दोनों को ऐड करके हमने डेबिट साइड पे इसका टोटल डाल दिया. तो ये हो गई कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, ऐड. तो ऐड करके नेट अमाउंट डाल दी. फिर उसके बाद है बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आएगा. आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि सैलरी अभी पे करनी है, इसका मतलब अभी भी आपकी लायबिलिटी क्रिएट है तो इसको हमने लायबिलिटी साइड पे डालना है. तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे आएगी. तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हुआ, एक तो ये ऐड होती है, दूसरा ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है. ठीक है. तो दो इफेक्ट हमने कंफर्म कर दिए. हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो एडजस्टमेंट आपको समझा दी है. पहला आएगा ट्रेडिंग या P&L में, और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पे जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रीपेड एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस. तो प्रीपेड पहले से पे कर दिए हैं, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि ये इस साल के एक्सपेंस नहीं है और हमने
नेक्स्ट ईयर की एक्सपेंस पहले ही पे कर दिए, तो इस साल के रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे हम, लेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं आपके, माइनस, और सेम वही है कि सैलरी ली है, सैलरी अगर प्रीपेड है तो उसको लेस कर देंगे, और ये हमारी एसेट बन जाती है क्योंकि अभी हमने सर्विसेज नहीं ली है और हमने पहले से उनका खर्चा पे कर दिया है, तो इस वजह से प्रीपेड हमारे माइनस होते हैं और बैलेंस शीट में ये एसेट काउंट होती है। तो ये दो इफेक्ट आपको पता चल गए, एक है आउटस्टैंडिंग का प्लस करना है और लाइबिलिटीज होती हैं सॉरी, और दूसरा है ये प्रीपेड एक्सपेंस का कि माइनस करना है, और मतलब जिस हेड के हैं, जैसे सैलरी के हैं तो सैलरी में से माइनस हो जाएंगे, वेजेस के हैं तो वेजेस में से माइनस हो जाएंगे, रेंट के हैं तो रेंट में से माइनस हो जाएंगे, और दूसरा इफेक्ट है ये हमारी एसेट होती हैं क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया है। अगर इन्हीं को हम कंटिन्यू करें इनकम में, तो हम इनकम भी ऐसी हो सकती है जिसको हम अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो सेम ही लग रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, ऐड। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे अगर लिखा है रेंट रिसीव्ड बाय रेंट रिसीव, तो मैंने यहाँ पे अक्रूड इनकम को क्या कर दिया या रेंट को क्या कर दिया, ऐड। तो नेट अमाउंट आपने टोटल करके बाहर डालनी है, ठीक है। तो ये हमने क्या है कि हमने इनकम अर्न कर लिया बट येट नॉट रिसीव, अभी अभी हमें रिसीव नहीं हुई, लेकिन आपने सर्विसेज तो दी, इस वजह से आपकी ये एसेट में आती है। तो बैलेंस शीट में इसका दूसरा इफेक्ट यह होगा कि ये आपकी कहाँ पे आएगी, एसेट साइड पे आएगी। कहाँ आएगी, एसेट साइड पे। तो आई बात समझ में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते प्लस हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम ये भी प्लस होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट साइड पे प्लस होंगे, तो इनकम है तो क्रेडिट साइड पे प्लस होगी, बट इफेक्ट बैलेंस शीट में रिवर्स हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी पे करने इस वजह से लायबिलिटी में कंसीडर होते हैं, और इनकम अर्न कर लिए लेकिन रिसीव नहीं करी इस वजह से उसको एसेट में कवर करते हैं, ठीक है। तो आते हैं प्रीपेड, तो पेड इन एडवांस एक्सपेंस है, तो इसी तरह ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो मतलब अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है क्या है सॉरी अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये है कि आपने अभी सर्विसेज दी नहीं है लेकिन आपने उसकी इनकम पहले से रिसीव कर ली है। मतलब जैसे हम किसी कस्टमर से एडवांस ले लेते हैं लेकिन हम उसको सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो ये उसी तरह ही हो गया अनअर्न्ड इनकम। तो इसका इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। तो ये कहने का मतलब अभी सर्विसेज नहीं दी है तो इसकी इनकम क्या होगी, लेस होगी, या एडवांस इनकम क्या होगी, लेस। जैसे हमने प्रीपेड या एडवांस पेमेंट जो भी थी रेंट की वो लेस करी, उसी तरह इनकम भी क्या होती है, माइनस। क्या होती है, माइनस। बाय साइड पे रेंट रिसीव लिखा तो अनअर्न्ड रेंट या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लेस हो जाएगा आपका। और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में, क्योंकि अभी आपने सर्विसेज नहीं दी हैं, अभी पेंडिंग है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। ये बैलेंस शीट में कहाँ आता है, लायबिलिटीज। तो इफेक्ट समझ आ गया आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम दोनों ही P&L में प्लस होती हैं, एक डेबिट साइड पे होती है, क्रेडिट साइड पे होती है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में ये एसेट कंसीडर होती है। एसेट मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट कंसीडर होती है। प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव इन एडवांस या पेड इन एडवांस एक्सपेंस या इनकम रिसीव इन एडवांस दोनों के दोनों आपके P&L में लेस होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो एसेट होते हैं और लायबिलिटीज और सॉरी अनएंड इनकम आपकी लायबिलिटीज होती है। तो देखा जाए तो P&L में दोनों प्लस है, तो बैलेंस शीट में अगर एक लायबिलिटी है दूसरी एसेट बन जाती है। P&L में अगर दोनों माइनस है तो एक आपकी एसेट है दूसरी आपकी लायबिलिटीज बन जाती है। बस आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इफ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ये वाले एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस इन अ ट्रायल बैलेंस। ये अगर आपको ट्रायल बैलेंस में, ये पहले वाले थे आपके एडजस्टमेंट में, ये कहाँ थे, एडजस्टमेंट में, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो इनका सिंगल इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सिंगल इफेक्ट। और वह कहाँ पे पड़ेगा, बैलेंस शीट में। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड इन अ ट्रायल बैलेंस देन ओनली सिंगल इफेक्ट इन अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देख लो, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी रहेगी, जो एसेट है वो एसेट रहेगी। मतलब सिर्फ आपने एक जगह पे ही डालना है, ठीक है। इसी तरह इनकम का भी वैसे ही है, इफ अक्रूड इनकम और अर्न्ड इनकम इन अ ट्रायल बैलेंस देन ओनली सिंगल इफेक्ट। तो बैलेंस शीट में देख लो, आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी एसेट है तो एसेट में डाल देंगे, मतलब P&L में नहीं, उसको ऐड नहीं करेंगे। और प्रीपेड सॉरी अनअर्न्ड इनकम है तो उसको लायबिलिटी साइड पे डाल देंगे।
और उसको P&L में लेस नहीं करेंगे। ये कब करना है? जब ट्रायल बैलेंस में गिवन हो। जो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन हो? ट्रायल बैलेंस में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो एवरी एडजस्टमेंट हैव अ 2 इफेक्ट्स। तो हमें हर एडजस्टमेंट्स की 2 इफेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ना एक प्रैक्टिकल करके भी समझाया आपको। तो लेट्स सी कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको मैंने डेबिट क्रेडिट रेंट दिया 5000 का, इंश्योरेंस है 4800 की, और ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दे दी है, और ट्रायल बैलेंस में आपको प्रीपेड सैलरी दे दी है। और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में भी बताया कि इसके साथ ही है ये आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 800 का, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी 1000 की। तो हम P&L अकाउंट बना रहे हैं, और साथ में क्योंकि हमें पता है कि ये सारे एक्सपेंस P&L में आते हैं और वेजेस आती है, लेकिन वेजेस का क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में सिंगल इफेक्ट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया। तो P&L और बैलेंस शीट बनाई। सबसे पहले मैंने जो सिंपल है एक्सपेंस वो डाले, देखो 2 रेंट 2 इंश्योरेंस डाल दिया। फिर चेक किया कि आउटस्टैंडिंग रेंट अंदर है या बाहर है। अंदर का मतलब ट्रायल बैलेंस में या एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में तो यहाँ इसका मतलब 2 इफेक्ट आएंगे। एक आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ से उठाया, ऐड कर दिया, 5800 बाहर डाला, और आउटस्टैंडिंग रेंट क्योंकि एडजस्टमेंट में 2 इफेक्ट होंगे तो ये हमें पता है आउटस्टैंडिंग जो होती है हमारी लायबिलिटीज होती हैं, तो ये मैंने लायबिलिटी साइड पे भी 800 पुट कर दिया, ठीक है। इंश्योरेंस 4800 का है, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में तो 1000 लेस कर दिया, 3800 P&L में आ गया। और क्योंकि ये इसके भी 2 इफेक्ट होने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, यहाँ पे प्रीपेड क्या होती है हमारी एसेट्स होती हैं। तो ये देखो प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज़ का, याद रखना जो 1000 मतलब प्रीपेड है वही डालने हैं। बच्चे टोटल अमाउंट डाल देते हैं 3800, वो नहीं डालनी, आपने सिर्फ प्रीपेड की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करनी है। उसके बाद आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्रीपेड सैलरी जो है वो ट्रायल बैलेंस में, मतलब सिंगल इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वर्ड है और एक्सपेंस है, इसका मतलब आपका ये कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड पे। तो ये डाल दिया मैंने लायबिलिटी साइड पे। और प्रीपेड सैलरी जो है आपकी वो आएगी आपकी एसेट साइड पे, क्योंकि प्रीपेड हमारी एसेट्स होती है और सिंगल इफेक्ट के साथ है, तो ये आएगी बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बस ये आपने याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होते हैं और लायबिलिटी साइड पे होते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं और एसेट साइड पे होते हैं। अब आते हैं अक्रूड इनकम की एग्जांपल के ऊपर। इन अ ट्रायल बैलेंस रेंट रिसीव है 2000, कमीशन रिसीव 5000, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, जो कि मैंने ट्रायल बैलेंस में लिखा, और एडजस्टमेंट में 2 पार्ट लिखे हैं। अक्रूड रेंट है 500, एडवांस इनकम है आपकी 1000। तो पहले हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें मैंने सिंपल एडजस्टमेंट लिख दी, रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे है? बाहर लिखी है, तो इसका मतलब 2 इफेक्ट होने वाले हैं। इसके भी 2 इफेक्ट है और इसके भी 2 इफेक्ट होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अक्रूड इनकम 500 ऐड किया, टोटल अमाउंट 2500। और हमें पता है अक्रूड इनकम क्या होती है? आपकी एसेट्स होती है। तो ये देखो अक्रूड रेंट मैंने 500 की यहाँ पे एसेट डाल दिया। उसके बाद कमीशन रिसीव डाली इनकम साइड पे, और हमें पता है कि एडवांस कमीशन हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, इसके भी 2 इफेक्ट हैं। तो ये रिसीव्ड एडवांस में रिसीव हुई है, तो एडवांस वाला हमें पता है कि टॉपिक क्या है कि लेस होता है, तो मैंने लेस कर दिया, 4000 अमाउंट आपकी P&L में आ गई। और एडवांस जो होती है वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, तो हमने एडवांस कमीशन रिसीव 1000 आपकी लायबिलिटीज़ में डाल दी, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट रिसीव एडवांस जो है लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो एक सिंगल इफेक्ट, तो एडवांस का क्या होता है? लायबिलिटीज़, तो वो लायबिलिटी साइड में डाल दी। तो इस प्रैक्टिकल की हेल्प से आपको सारा इन्फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए कि क्या करना है। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तब क्या इफेक्ट होगा, और एडजस्टमेंट में अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड गिवन है तब क्या इफेक्ट होगा। तो ये आपके एक्सपेंस और इनकम के इफेक्ट जो भी आउटस्टैंडिंग है उनको कवर करता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक का है। कल हम इसके साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट इसके साथ हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और परचेज एडजस्टमेंट की, एडजस्टेड परचेजेस की ट्रीटमेंट करेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको मेरा चैनल और पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Hello everybody, this is Sweetie here. Welcome back to our channel अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट का लेक्चर नंबर 2। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, वैसे तो ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डाबर साइड पे गिवन होता है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट के साथ दिया है।
इन एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट में हो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट होती है उसमें लिखा हुआ है स्टॉक वैल्यू 20% बिलो द कॉस्ट। इसका मतलब ये अबव भी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे बिलो दी है। मतलब क्या है कि जो आपका 40,000 है वो 20% ओरिजिनल कॉस्ट से कम है। तो हमें ओपनिंग स्टॉक में ओरिजिनल कॉस्ट कैसे डालनी है, तो 100 रुपीज़ ले लेते हैं कि 100 रुपीज़ की है और 20 रुपीज़ आपका बिलो द कॉस्ट है। 100 माइनस 20 80 रुपीज़, तो ओरिजिनल कॉस्ट आएगी 100/80। मतलब मैंने क्या किया कि लेट ले लिया कि 100 रुपीज़ ओरिजिनल है तो 20 रुपये कम लिए हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट जो कवर कॉस्ट है वो 80 है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 100 की कितने की होगी 50,000 की। तो 40,000 इंटू 100/80 50,000। अगर ये अबव द कॉस्ट होता तो यहाँ पे 120 की लेके करते तो वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाती। तो इसका इफेक्ट क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जब ओपनिंग स्टॉक आएगा तो फिर 40,000 की बजाय 50,000 लेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट आपकी आई है वो लेंगे। और बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या आएगा, जैसे कैपिटल आपकी 60,000 है उसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑन द ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि रीवैल्यूएट करने के बाद हमें पता चला है कि जो 40,000 का था अब वो 50,000 से, तो वो कितने से इंक्रीज हुआ है 10,000 से। वो 10,000 अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, अगर यही कम हो जाता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन क्योंकि इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ये आपकी अगर अबव द कॉस्ट होती फिर लेस होता, अब ये प्लस हो रहा है। तो ये है ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। इन केस अगर आपकी बुक में है तो आप इसे हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है नेट परचेज एडजस्टमेंट। नेट परचेज एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये चीज़ें आपकी परचेजेस में पहले से ही एडजस्ट हो चुकी हैं। तो जब ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा नेट परचेज एडजस्टमेंट, तो वैसे तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये पहले ही एडजस्ट हो चुका है। तो और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है दिया हो ट्रायल बैलेंस में। तो इफेक्ट क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ही ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस या क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आपका कुछ भी नहीं आएगा, चाहे क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं गिवन है, नील करेंगे। और नेट परचेज एडजस्टमेंट में जो आपका ध्यान से अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा तो एडजस्टमेंट में आपकी सिर्फ परचेजेज आएंगी, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा। और बैलेंस शीट में क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो सिंगल इफेक्ट होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेट परचेज एडजस्टमेंट के लिए ये सिंपल, आपने ट्रेडिंग में सिर्फ नेट परचेज डालनी है और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक डालना, ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करना है। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तब क्या इफेक्ट करना और इन एडजस्टमेंट गिवन है तो क्या इफेक्ट करना है। तो है ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है तो वैसे तो हमें पता ही है कि सिंगल इफेक्ट होता है, इसलिए सीधा बैलेंस शीट में इफेक्ट चला गया, एसेट साइड पे डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका एसेट साइड पे इफेक्ट आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। और अगर इन एडजस्टमेंट है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट्स। तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है या 4 लाख का है, 40,000 का सॉरी, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में भी इफेक्ट करेगा और बैलेंस शीट में भी इफेक्ट करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड पे आता है, मतलब क्रेडिट साइड पे आता है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 और बैलेंस शीट में वही आपका क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पे चला जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का। तो सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस में तो सिंगल इफेक्ट है और अगर बैलेंस शीट में सॉरी एडजस्टमेंट में तो 2 इफेक्ट है, एक ट्रेडिंग में आएगा और एक बैलेंस शीट में आएगा। तो ये था आपका ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज एडजस्टमेंट और क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये आपका 2 जगह इफेक्ट करता है, क्योंकि एडजस्टमेंट में होगा तो 2 जगह इफेक्ट करेगा। अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होगा तो आपका एक इफेक्ट होगा सिर्फ P&L में, क्योंकि इनको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो प्रॉफिट अगर ये एडजस्टमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो P&L में 2 आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट में ये कैपिटल को इंक्रीज करता है, इस वजह से ये प्लस होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस में बाय साइड पे मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम मानी जाती है। और बैलेंस शीट में ये कैपिटल में से लेस होता है, क्योंकि ये कैपिटल को रिड्यूस करता है। सेकंड इसकी एग्जांपल करके बताइए मैंने, लेट कैपिटल है 25,000 की और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आपकी डेबिट साइड पे P&L के डेबिट साइड पे आएगा 2 आईओसी 25,000 के ऊपर 10% किया 2500 और ड्राइंग है आपकी 2000 की जिसके ऊपर सिंपल 5% लिखा, पर एनम लिखा। पर एनम का मीनिंग ज़्यादा बड़ा डिटेल में है तो वो मैं बाद में किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 2000 के ऊपर सिंपल 5% लिखा तो वो किया तो 100 रुपीज़ बाई साइड पे, क्योंकि ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है क्रेडिट साइड पे आता है। बैलेंस शीट में इफेक्ट कैसे पड़ेगा, क्योंकि ये सारी आइटम्स लायबिलिटी साइड की हैं। कैपिटल 25,000 का,
प्लस इसके ऊपर IOC आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, माइनस करेंगे ड्राइंग 2000 और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपीज़। तो नेट कैपिटल जो आपकी आई है 25,400। ये आपका IOCO और IOD का टॉपिक था। तो आज का टॉपिक यहीं तक का है आपका। तो आई थिंक आपको ये 5 टॉपिक ये हमने कवर जो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। कल हम बैड डेट्स का टॉपिक पूरी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू। Everybody, this is Viti here. Welcome back to our channel Anj Commerce Tech. Today we discuss the financial adjustment lecture number 3rd. तो इसमें एडजस्टमेंट में आज मैंने कवर करा है बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का पॉइंट। यहाँ पे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो आप उसको ज़ीरो पुट करना, लेकिन लेना आपने जो मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ सबको वैसे ही लेना है। तो अगर हम P&L में बैड डेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम 3 चीज़ों को प्लस कर रहे हैं, मतलब 3 लॉसेस को प्लस कर रहे हैं जो पुराना हमने एक प्रोविज़न बनाया उसमें से कवर करने के लिए। तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। और अगर डिस्काउंट का पॉइंट आता है, डिस्काउंट अलाउ, अगर उसका पॉइंट आता है तो वो भी ऐसे करेंगे ओल्ड डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउ प्लस न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि पुराने प्रोविज़न को हम इन लॉसेस को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं बार बार आपको ओल्ड और न्यू वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो वो आएंगे कहाँ से? वो आएंगे फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपकी ओल्ड काउंट होंगी और एडजस्टमेंट में जितनी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपकी न्यू काउंट होंगी। तो लेट्स सी हाउ। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट सन्ड्री डेटर्स आपके 1 लाख के हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में इसको तो हम लिखेंगे ओल्ड, तो ओल्ड प्रोविज़न है आपके बैड डेट्स के 10,000 और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है आपका 4,000। ये भी ट्रायल बैलेंस है तो ये ओल्ड। बैड डेट्स है आपके ट्रायल बैलेंस में 6,000 तो ये भी ओल्ड है और डिस्काउंट अलाउ है 2,000 तो ये भी आपका ओल्ड है। तो ये तो बात समझ आ गई, जहाँ पे ओल्ड ओल्ड वर्ड लिखा है और प्रोविज़न और बैड डेट्स, ये प्रोविज़न है और ये बैड डेट्स, इनको ऐसे फॉलो करोगे। और एडजस्टमेंट में फर्स्ट है एडिशनल बैड डेट्स, मतलब फर्दर बैड डेट्स या उसको हम न्यू बैड डेट्स भी बोल सकते हैं 2,000, जो कि मैंने आपको स्पेशल यहाँ शो करा कि ये न्यू है। एडिशनल डिस्काउंट अलाउ ₹1000, ये भी आपका न्यू। क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एट अ 10%, मतलब आपको नया प्रोविज़न क्रिएट करना है 10% और क्रिएट प्रोविज़न डिस्काउंट एट अ 5% और डिस्काउंट का भी प्रोविज़न क्रिएट करना है 5%। तो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में तो इसको हम न्यू बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें 3rd और 4th पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने यहाँ लिखा है, वर्किंग नोट बनाया है, हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कौन सा? हमें न्यू प्रोविज़न, क्योंकि हमें ये पता करना है तो उसको बोलेंगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो प्रोविज़न बनाने का मतलब क्या होता है कि आपके जो गुड डेट्स हैं, तो हम जो डेट्स हैं हमें पता है कि उनमें से भी कुछ डेट्स अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें पता है कि हमारे अगर 1 लाख की सेल है डेट्स के ऊपर, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ परसेंट 1% 2% जो है वो बैड करेंगे। इस वजह से हम प्रोविज़न बना के रखते हैं। तो यहाँ प्रोविज़न कैसे बनेगा? एक तो हमारे डेटर के ऊपर प्रोविज़न बनाना है, बट उसमें से न्यू बैड डेट्स, क्योंकि वो पहले ही बैड डेट्स बन चुके हैं तो उनके ऊपर प्रोविज़न नहीं बनेगा। तो न्यू बैड डेट्स ये रहे आपके 2000 जो कि मैंने माइनस किए, माइनस न्यू डिस्काउंट, क्योंकि जो कवर हो चुके हैं या जिनको डिस्काउंट मिल गया तभी कवर हुए हैं तो वो भी डिस्काउंट भी लेस हो जाएगा। तो उसका 10% करेंगे तो न्यू प्रोविज़न आएगा। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। डेटर हैं आपके 1 लाख, यहाँ से ट्रायल बैलेंस से लिए। न्यू बैड डेट्स हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया था एडजस्टमेंट में जो भी वैल्यू होगी वो न्यू होगी। तो 2000 के न्यू बैड डेट्स हैं। न्यू डिस्काउंट आपका एडजस्टमेंट में 1000 है, तो इसका करना है आपने कितना परसेंट? 10%। तो ये आया 97,000, लेस करके उसका 10% किया तो आपका 9700 के आए हैं आपके न्यू प्रोविजंस। तो एक तो आपका ये कवर हो गया कि ये न्यू कितने आए हैं आपके 9700 रुपीज़ के।
देन उसके बाद है न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है कि जो गुड है उनको थोड़ा इंकरेज करने के लिए हमारी पेमेंट जल्दी कर दो, तो इस वजह से हम डिस्काउंट के ऊपर प्रोविज़न बनाते हैं, क्योंकि जब हम डिस्काउंट देंगे तो इसी प्रोविज़न का यूज़ करेंगे। तो क्या क्या लेस करना पड़ेगा, डेटर में से न्यू बैड डेट्स, वही है रूल, माइनस न्यू डिस्काउंट, बट इसमें से एक चीज़ और माइनस हो जाएगी, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, मतलब जो आपने नया क्रिएट करा वो चीज़ भी लेस हो जाएगी। इसमें से टोटल आपकी 3 पॉइंट्स लेस हो रहे हैं, डेटर में से और ऊपर वाले में से आपके 2 लेस हो रहे थे। तो यहाँ पे उसका कर देना आपने 5%। तो डेटर हैं आपके कितने, 1 लाख के, सेम अमाउंट, न्यू बैड डेट्स आपके 2000 के, न्यू एडिशनल डिस्काउंट आपका 1000 का, और जो न्यू प्रोविज़न आपने क्रिएट करा 9700 का, तो सबको लेस किया तो उसका 5% करके आपके जो न्यू प्रोविज़न आया वो आ गया 4365। तो ये आपका न्यू प्रोविज़न 4365। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसमें से ये इन्फॉर्मेशन ढूंढो कि डेटर कहाँ पे है और प्रोविज़न्स कौन कौन से दिए हैं आपको ट्रायल बैलेंस में, और बैड डेट्स और डिस्काउंट कहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो उसकी हेल्प से पहले ये 10% और जो 5% वर्ड लिखा होता है, या जो भी परसेंटेज में, कई बार ये वैल्यू भी दी होती है तो ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर परसेंटेज में दिया है तो फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इससे आपके न्यू प्रोविज़न आ गए, डेटर में से न्यू बैड डेट्स और न्यू डिस्काउंट लेस किया। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी है कि जो आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ये बैलेंस शीट में भी जाती है, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसमें से सिर्फ न्यू चीज़ें लेस करनी है। तो न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट और प्रोविज़न फॉर अ डिस्काउंट के ऊपर सब कुछ न्यू, एक न्यू प्रोविज़न जो आपने क्रिएट करा वो भी लेस कर दिया, उसके ऊपर 5%, तो ये आपके प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो ये मैंने 2 इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये कैसे वैल्यू फाइंड आउट होनी है। तो वैसे मैंने फॉर्मूला ऊपर भी बता दिया, रिपीट करते हैं। ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स मतलब इन ट्रायल बैलेंस 6000 पुट किए, न्यू बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट 2000 पुट किया, प्लस न्यू प्रोविजंस जो आपने कैलकुलेट किया 9700 का वो पुट किया, माइनस ओल्ड प्रोविजन जो आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है 10000 का। याद रखना डेट्स का कर रहे हैं, बैड डेट्स का पॉइंट कर रहे हैं, तो बैड डेट्स के ही प्रोविजन लेंगे, तो वो माइनस किया। तो ये वैल्यूज़ माइनस करने के बाद आपकी 7700 वैल्यू आई, जो कहाँ जाएगी, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसके टू बैड डेट्स, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो बैड डेट्स होगा। अगर ये नेगेटिव 7700 आता तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बन जाता और ये P&L के बाय साइड पे चला जाता, बाय बैड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब पॉजिटिव आया तो टू बैड डेट्स करके लिखेंगे। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, फॉर अ डिस्काउंट। जैसे मैंने P&L के बैड डेट्स P&L के लिए फाइंड आउट किए, वैसे ही मैं डिस्काउंट अलाउ P&L के लिए फाइंड आउट करूँगी। रूल सेम ही है, ओल्ड डिस्काउंट प्लस न्यू डिस्काउंट। ओल्ड डिस्काउंट आपका 2000 जो हमने ट्रायल बैलेंस में से उठाया 2000, न्यू डिस्काउंट आपका एडजस्टमेंट में है 1000, न्यू प्रोविज़न आपने यहाँ से कैलकुलेट किया 4365 माइनस ओल्ड प्रोविज़न, फिर वही हमें ट्रायल बैलेंस को चेक करना पड़ेगा 4000, देन लेस करने के बाद आपकी अमाउंट 3365 आई, इसको बोले डिस्काउंट अलाउ। तो सेम रूल वही है, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है तो ये P&L में आपकी डिस्काउंट अलाउ करके आएगी। और 5th पॉइंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये कैसे पुट होंगे, बैलेंस शीट के लिए मैंने यहाँ लिखा डेटर में से सब जितना भी न्यू पोर्शन है, मतलब ये चारों के चारों न्यू है, इन सबको हम लेस करेंगे। तो डेटर में से हमने न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट लेस कर देने हैं। तो 1 लाख में से आपने 2000 के न्यू एडिशनल बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट एट डेटर, ये सारा लेस किया, तो ये बैलेंस शीट की अमाउंट आ गई। तो कहने का मतलब है जब आपको ये 4 पॉइंट आएंगे तो आपको ये 2 तो परसेंटेज इसलिए फाइंड आउट करनी पड़ रही, क्योंकि परसेंटेज में अगर वैल्यू होती तो फिर तो ये 2 आपको करने नहीं पड़ते, लेकिन ये जो 3rd 4th 5th है ये पॉइंट आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट P&L के लिए कि डिस्काउंट और बैड डेट्स कैसे डालने, और लास्ट 5th पॉइंट आपका बैलेंस शीट के लिए। तो एक बार आप फिर से रीड कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, न्यू प्रोविज़न निकालते हुए डेटर में से दोनों न्यू माइनस कर दिए, वो बैड डेट्स और न्यू डिस्काउंट, तो न्यू प्रोविज़न आ गया 10% करके। और न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट निकालने के लिए डेटर में से मैंने सारा न्यू लेस कर दिया, मतलब न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो भी फाइंड आउट किया उसका 5% कर दिया, तो आपके न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हो गया। और अगर वैल्यू P&L में वैल्यू डालनी है
तो 3 चीज़ें प्लस होती हैं और एक माइनस होती है। माइनस हमारा ओल्ड प्रोविज़न होता है जो कि हमने यहाँ से ट्रायल बैलेंस से उठाया है। बाकी ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न आपने फाइंड आउट किया हुआ, वही वैल्यू पुट करी है। पॉजिटिव वैल्यू आई तो 2 बैड डेट्स P&L, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन P&L। देन है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के लिए भी सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, वर्ड्स में यहाँ पे बैड डेट्स की बजाय मैंने डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया। 3 चीज़ें प्लस करनी है, एक आपने माइनस करनी है, दैट इज़ ओल्ड प्रोविज़न। तो ओल्ड डिस्काउंट आपको ट्रायल बैलेंस में से मिल गया, न्यू डिस्काउंट आपको एडजस्टमेंट में से मिला। न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आपने फाइंड आउट किया था, वो वैल्यू पुट करी। ओल्ड प्रोविज़न फिर आपको ट्रायल बैलेंस में मिला जिसको आपने लेस किया। सेम रूल वही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो 2 डिस्काउंट अलाउ लिखेंगे, अगर नेगेटिव आई तो रिजर्व या प्रोविजन करके बाय साइड पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट का पॉइंट है। बैलेंस शीट में हम डेटर माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस न्यू डिस्काउंट माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस करेंगे। तो ट्रिक वही है कि डेटर में से न्यू जितने भी हैं चारों की चारों आइटम माइनस हो जाएंगी। वही हमने 1 लाख के डेटर में से न्यू बैड डेट्स 2000 की, न्यू डिस्काउंट 1000 का, और न्यू जो आपने क्रिएट किया था प्रोविजन 9700 का और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 4375 का माइनस किया, तो ये बैलेंस शीट की अमाउंट आ गई। तो P&L में हमने ये थर्ड पॉइंट की वैल्यू 7700 पॉजिटिव आई है, इस वजह से 2 बैड डेट्स लिखा, और फोर्थ पॉइंट की वैल्यू डिस्काउंट अलाउ 3365 क्योंकि पॉजिटिव आई है 2 साइड पे लिखा है, अदरवाइज बाय साइड पे चली जाती। और बैलेंस शीट के लिए डेटा मैंने कैलकुलेट कर दिए 82935 के, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। उसके बाद कई बार आपको बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी पूछा होता है, तो बिल्कुल सिंपल है। बैड डेट्स का क्या है कि ये ओपनिंग है, क्योंकि हम ओल्ड प्लस न्यू बैड डेट्स करते हैं। ये ओपनिंग ये रहे आपके 6000 के, न्यू बैड डेट्स आपके 2000 के हैं, लेकिन उनको डेटर लिखना है क्योंकि जो न्यू बैड डेट्स है वो डेटर से कन्वर्ट होके आए, इस वजह से यहाँ पे 2 डेटर लिखा। और बैलेंसिंग फिगर आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स चली जाएगी क्योंकि आपको ये लॉस को प्रोविजन में से कवर करना है। नेक्स्ट आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ट्रांसफर होने वाले हैं, तो इसको अकाउंट किस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है बैड डेट से, तो ये बाय साइड पे 2 साइड पे आ गया 2 बैड डेट्स 8000 का, फिर वही ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे। लेकिन ये प्रोविजन है तो क्रेडिट बैलेंस के साथ होगा, और क्रेडिट बैलेंस में गिवन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 10,000 ओल्ड वाला, और न्यू वाला आपका क्या है, न्यू वाला आपने कैलकुलेट किया 9700, 2 कैरी डाउन डाल दिया 9700 क्योंकि ओपनिंग बाय साइड पे तो क्लोजिंग 2 साइड पे आएगा, और बैलेंसिंग फिगर आपकी P&L में 7700 आएगी, तो वही अमाउंट यहाँ पे शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउ का पॉइंट भी है तो डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट भी बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बना लेते हैं। डिस्काउंट अलाउ में आपने क्या करना है, वही जैसे बैड डेट्स का किया, यहाँ पे ओपनिंग डाला, ओपनिंग है 2000 के, न्यू 1000 के हैं, तो उसको भी डेटर करके लिखना है क्योंकि डेटर ही कन्वर्ट हुए हैं, तो बाय बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगी। ये प्रोविजन की अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यों कहाँ से आ रही है, डिस्काउंट अलाउ से, यहाँ क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट हो जाएगी 2 डिस्काउंट अलाउ। ओपनिंग इसके हैं आपके 4000 का प्रोविजन, और क्लोजिंग आपने कैलकुलेट करा 4365 का। ओपनिंग बाय साइड पे क्योंकि प्रोविजंस है, क्रेडिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग 2 साइड पे, बैलेंसिंग फिगर आपकी P&L में ट्रांसफर आएगी। सेम वही अमाउंट आपने यहाँ, मैंने आप वैसे तो यहाँ से भी वैल्यूज आ जाती हैं P&L में ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले बताएं वो ज़्यादा आसान है, हर बार आपको ये डिस्काउंट अलाउ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ आइए आपका बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का पॉइंट कवर होता है। तो अब आपको कोई भी पॉइंट आ जाए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनमें से तो कोई जीरो पुट कर देनी है। जैसे मान लो आपको फर्दर एडिशनल बैड डेट्स ना दिए होते तो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ फॉर्मूले में न्यू बैड डेट्स हैं वहाँ आप जीरो पुट कर देते। और मैंने क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन डेटर का फुल फ्लेज वर्ड यूज़ करा, मतलब यहाँ पे मैंने डिस्काउंट भी शो करा, उसका प्रोविज़न भी शो करा और न्यू प्रोविज़न भी क्रिएट करा है। लेकिन हो सकता है कि आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में ना पूछी जाए, ना डिस्काउंट पूछा जाए, ना प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, सिर्फ न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाना है, तब आपको ये डिस्काउंट वाला पॉइंट यहाँ पे इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करते भी हो तो बाकी वैल्यूज़ को जीरो पुट कर दो, सीधा आंसर आएगा, वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन फॉर्मूलों में जो वैल्यू नहीं है उनको जीरो पुट करो और किसी भी क्वेश्चन में इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके साथ ये हमारा बैड डेट्स का पॉइंट कवर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो सेम वही है जैसे हमने डेटर का पॉइंट करा है, यहाँ पे इन P&L डालना है, तो ओल्ड डिस्काउंट रिसीव प्लस न्यू डिस्काउंट रिसीव प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स माइनस न्यू डिस्काउंट रिसीव माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। रूल वही है कि बैलेंस शीट में आपने क्रेडिटर्स में से सारे न्यू माइनस कर देने हैं,
तो ये बैलेंस शीट की अमाउंट आ जाएगी। तो लेट्स सी एग्जांपल, इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिटर दिए हैं आपको 30,000 के, डिस्काउंट रिसीव दिया 1,000 का, उसका रिजर्व दिया 2,000 का। जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है इनको हम ओल्ड बोलेंगे। और इन एडजस्टमेंट एडिशनल डिस्काउंट रिसीव दिया 1,500 का, इसको न्यू बोलेंगे। न्यू प्रोविजन क्रिएट करना 10% का, इसको भी न्यू बोलेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज है तो हमें न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, क्रेडिटर में से न्यू डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो आपका जितनी भी अमाउंट है इसका 10% किया, तो ये आपका 2850 के आपके ये जो अमाउंट है 10% ये 2850 के आगे, मतलब न्यू रिजर्व आपके 2850 के आगे। P&L में डालना तो वही फॉर्मूला यूज़ कर लो, ओल्ड 1000 के डिस्काउंट प्लस न्यू 1500 का डिस्काउंट प्लस न्यू प्रोविज़न जो अभी आपने कैलकुलेट किया माइनस ओल्ड प्रोविज़न जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू P&L के लिए शिफ्ट आ गई। तो P&L में क्योंकि ये पॉजिटिव आई है और ये डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव लिख देंगे। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने रूल बताया कि क्रेडिटर में से ऑल न्यू माइनस कर दो। तो 30,000 माइनस 1,500 माइनस 2850 के रिजर्व्स, वैसे मैंने फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ वही फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। तो इसको वर्किंग नोट की हेल्प से करने के से फ़ायदा क्या होगा, चाहे डिस्काउंट का प्रोविज़न हमारा डेटर के ऊपर क्रिएट करना है या क्रेडिटर के ऊपर क्रिएट करना है, आप इनको अगर वर्किंग नोट में सॉल्व करते हो तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके P&L में ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा और P&L आपका और बैलेंस शीट आपकी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन बनेगी। तो आई थिंक मैंने अपने दोनों ही टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर करा दिए हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस टॉपिक में। सो keep learning, keep watching, wish you all the best, and if you like our videos please subscribe our channel, and thank you. Hello everybody, this is Sweetie here. Welcome back to our channel Ansh Commerce Tech. Today we are going to discuss on a financial statement. This is a lecture number 4 with adjustment. तो यहाँ पे हम सारे गुड्स की ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका गुड्स यूज़ फॉर पर्सनल। गुड्स यूज़ फॉर पर्सनल को हम ड्राइंग भी बोलते हैं, क्योंकि जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है फ्रॉम द बिजनेस तो उसको ड्राइंग कंसिडर करते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होने वाले हैं। तो फर्स्ट है लेस फ्रॉम द परचेजेस, ये हमारी परचेजेस को रिड्यूस करेगा, क्योंकि हमने उसको सेल तो करना नहीं है, हमने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया है। दूसरा, क्योंकि ड्राइंग्स मैंने लेक्चर नंबर आपको फर्स्ट में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझाया था कि कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस होती हैं, तो यहाँ से फिर ये ड्राइंग्स बन गई, तो इस वजह से लेस फ्रॉम द कैपिटल। नेक्स्ट है गुड्स यूज्ड इन अ बिजनेस। बिजनेस का की गुड्स को अगर आप बिजनेस की किसी एसेट में कन्वर्ट कर देते हो तो वो एसेट कंसीडर हो जाती है। और लेस करनी है परचेजेस, अगेन आपकी परचेजेस को रिड्यूस कर रही है, दूसरा ये एसेट में कन्वर्ट हो रही है। गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी एंड फ्री सैम्पल, अगर चैरिटी दी है तो टू चैरिटी लिखना, और अगर फ्री सैम्पल है तो एडवर्टाइजमेंट, लेकिन लिखना कहाँ है। फर्स्ट है लेस फ्रॉम द परचेजेस, फिर ये परचेजेस को रिड्यूस करेगा और इनको हमने खर्चे मान के P&L के डेबिट साइड पे टू एडवर्टाइजमेंट या टू चैरिटी करके लिख देना है। नेक्स्ट फोर्थ है गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि गुड्स सोल्ड हुई हैं, तो सोल्ड हुई हैं मतलब 2 इफेक्ट होंगे। सेल को इंक्रीज करेगी, तो सेल कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो बाय सेल में ऐड कर देंगे। और बैलेंस, क्योंकि सेल बढ़ी है तो डेटर बढ़ेंगे, तो बैलेंस शीट में डेटर आते हैं आपकी एसेट साइड पे, तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तो सेम वही है कि आपकी परचेजेज हुई हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं, तो परचेज बढ़ी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज आती हैं डेबिट साइड पे, टू परचेजेज उसमें ऐड हो जाएगा। और बैलेंस शीट में क्योंकि परचेजेस का सीधा लिंक जो होता है वो क्रेडिटर से होता है, तो अगर परचेजेस बढ़ रही हैं तो क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। 6th है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ और अ स्टाफ वेलफेयर। अगर यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर ना लिख के सिर्फ स्टाफ लिखा होता तो हम इसको सैलरी भी ट्रीट कर सकते थे। तो इफेक्ट क्या है, फिर से आपकी गुड्स यूज हुई हैं तो ट्रेडिंग में से लेस करेंगे परचेजेस, ट्रेडिंग के जो परचेजेस में डेबिट साइड पे परचेजेस आते हैं उसमें से लेस हो जाएंगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एज अ एक्सपेंस शो कर देना है। क्या शो करना है इनको, एज एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर एक्सपेंस लिखा तो स्पेशल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्सपेंस लिख सकते हो, और डेबिट साइड पे आएगा टू वेलफेयर एक्सपेंस। ठीक है। और अगर ये वेलफेयर एक्सपेंस ना लिखे अकेला स्टाफ लिखा होता तो हम सैलरी भी कंसिडर कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। ये सेल रिटर्न बेसिस भी होता है। सेल रिटर्न बेसिस का मतलब है आपने अपने कस्टमर को गुड्स भेजी हैं,
लेकिन अगर उसको अप टू क्वालिटी या कोई भी रीज़न है अगर पसंद ना आई तो वो वापस कर सकता है, मतलब सेल ऑन रिटर्न कि अगर नहीं पसंद है तो वापस आएंगी, तो उसको हम सेल ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमेशा दो प्राइस दिए होंगे, एक आपका कॉस्ट प्राइस दिया होगा, एक आपका सेलिंग प्राइस दिया होगा, तो हम इसको सेल नहीं ट्रीट करने वाले। इट मीन्स आपकी सेल रिड्यूस हो जाएगी। सेल कहाँ पे आती है? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बाय सेल लेस करेंगे, सेल ऑन अ अप्रूवल बेसिस या सेल ऑन अ रिटर्न बेसिस लेस कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे दो प्राइस है, तो याद रखना जब भी सेल में से लेस करनी है तो सेलिंग प्राइस से लेस करना है। तो सेलिंग प्राइस जैसे यहाँ पे मैंने 10,000 कंसिडर किया तो वो लेस हो जाएगा। तो अगर सेल रिड्यूस हुई है तो मैंने पहले भी आपको बताया कि सेल का सीधा इफेक्ट डेटर के साथ होता है। तो बैलेंस शीट में जितने डेटर है, डेटर में से भी सेल अप्रूवल बेसिस जो भी गुड्स गई हैं एट अ सेलिंग प्राइस ये भी लेस हो जाएंगी। ठीक है, दो इफेक्ट तो ये हो गए कि सेल रिड्यूस है तो डेटर भी रिड्यूस हुए। अब तो सेल तो उनको कंसिडर नहीं किया, बट क्या कंसिडर करेंगे? उनको स्टॉक कंसिडर कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें ऐड हो जाएंगी। बट हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज भी होना कॉस्ट प्राइस, कि हमेशा ये कॉस्ट प्राइस पे होता है, इस वजह से यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस को ऐड किया है। और सेम क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो चाहे इसी को देख के लिख सकते हो या दोबारा से शो कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में कितना है प्लस अप्रूवल होना सेल बेसिस कितने पे गई है। पर यहाँ पे भी ध्यान रखना आपने कॉस्ट प्राइस, मतलब जब सेल और डेटर में डालनी है तो सेलिंग प्राइस से डालनी है, मतलब लेस करनी है, और जब स्टॉक में डालनी है तो कॉस्ट प्राइस से ऐड करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोल्ड ऑन अ अप्रूवल बेसिस। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल लॉस। तो एक्सीडेंटल लॉस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। स्टॉक इज फुली इंश्योर्ड, मतलब पूरी तरह से इंश्योरेंस है। 10,000 का लॉस हुआ तो 10,000 का ही क्लेम मिल गया। स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, मतलब कोई भी क्लेम नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा 10,000 का लॉस हो गया। एंड स्टॉक इज पार्शली इंश्योर्ड, मतलब 10,000 में से 6,000 5,000 आपने इंश्योर करवाया था, बाकी आपका अनइंश्योर्ड है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। जब भी एक्सीडेंटल लॉस का केस आएगा तो उसके तीन इफेक्ट जाएंगे, ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट है कि जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है तो बाय लॉस ऑफ स्टॉक करके डालना और फुल वैल्यू से डालना है। फुल वैल्यू जितना लॉस हुआ सारे की सारी 10,000 आपने यहाँ पे डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है अनइंश्योर्ड, अगर इंश्योरेंस नहीं हुई है मतलब वो एक्चुअल लॉस बन गया तो वो आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट में आएगा टू लॉस ऑफ, मतलब किसका? यहाँ पे फुल वैल्यू से डाला है, यहाँ पे नॉट इंश्योर्ड जिसकी इंश्योरेंस नहीं हुई है। और बैलेंस शीट में आपने जितना आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है या इंश्योर्ड अमाउंट को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। तो लेट्स सी एग्जांपल। फर्म हैड गॉट अ 60% ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड, उसने अपनी स्टॉक का 60% पार्ट इंश्योर्ड करवाया था। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 6,000 का क्लेम एडमिट किया है और लॉस जो हुआ वो पूरा 10,000 का हुआ है, मतलब फुल अमाउंट आपकी 10,000 की है और इंश्योरेंस क्लेम जो है आपका, इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो आपकी 6,000 की है। तो अंडरस्टूड है कि अनइंश्योर्ड कितने की हुई? अनइंश्योर्ड अमाउंट आपकी 10,000 माइनस 6,000 मतलब 4,000 की आपकी अनइंश्योर्ड अमाउंट हुई। तो इफेक्ट कैसे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में देखो बाय लॉस फुल वैल्यू 10,000, क्योंकि पूरी की पूरी इंश्योरेंस पूरी की पूरी वैल्यू लॉस हुई है तो पूरी वैल्यू जितनी लॉस्ट होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस में अनइंश्योर्ड हुआ 4,000, मतलब अभी भी 4,000 का लॉस रह गया। वो वैसे मैंने ऐसे करके सॉल्व भी करके बताया। 100 में से 60% इंश्योर्ड हुआ तो 40% अनइंश्योर्ड है, तो 10,000 का 40% करोगे तो 4,000 आएगा लॉस ऑफ स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, क्योंकि लॉसेज जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। और बैलेंस शीट में आपका मैंने जैसे बताया था एसेट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम जितना इंश्योर्ड हुआ, तो इंश्योर्ड कितने की हुई? 6,000 की, या 60% अमाउंट वो आपने बैलेंस शीट में डाल दी। तो ये एक्सीडेंटल लॉस केस है। आपको केस कोई भी आए, हो सकता है कि फुली इंश्योर्ड का आ जाए, फुली इंश्योर्ड है तो एक यहाँ पे अमाउंट आएगी, सीधी यहाँ पे आएगी कि अनइंश्योर्ड कुछ नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं डालेंगे। पार्शली का केस तो मैंने समझा दिया। और नॉट इंश्योर्ड है तो यहाँ पे आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं है। तो ये है एक्सीडेंटल लॉस। लास्ट है आपका म्यूचुअल ओइंग। म्यूचुअल ओइंग का मतलब होता है सेम अमाउंट आपने डेटर में से लेस करनी है और सेम अमाउंट आपने क्रेडिटर में से लेस करनी है, और ये दोनों कहाँ पे होते हैं? बैलेंस शीट में। होती क्या है? लेट्स सी एग्जांपल। सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड अमाउंट ड्यू टू अ पर्सन से ₹5,000, कि आपके एक क्रेडिटर है ए पर्सन जिसको आपने 5,000 देना है, लेकिन वही पर्सन आपके डेटर में भी इंक्लूड है जिससे आपने 7,000 लेना है। ठीक है, आपने 5,000 उसको देना है और उसी पर्सन से आपने 7,000 लेना भी है।
तो आप इसमें से जो लोअर अमाउंट होगी, लोअर अमाउंट कौन सी है 5000, तो 5000 को आप बैलेंस शीट के क्रेडिटर में से भी लेस कर दोगे म्यूचुअल ओइंग करके, और डेटर में से भी लेस कर दोगे म्यूचुअल ओइंग करके। ठीक है, क्लियर है। तो ये एडजस्टमेंट हो जाती है म्यूचुअल ओइंग की कि देना भी है और लेना भी है, तो विच एवर इज लोअर अमाउंट वो हम लेस कर देंगे। बट एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी ये म्यूचुअल ओइंग वगैरह एडजस्टमेंट होती है, तो जब आप बैड डेट्स का टॉपिक करते हो, मतलब बैड डेट्स के प्रोविज़न वगैरह बनाते हो, तो उनको बनाने से पहले लेस करनी है, मतलब बिफोर द प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स या डिस्काउंट, उनके बनाने से पहले करनी है। उसके कि प्रोविज़न और बैड डेट्स का जो भी आपने डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करना है, ये पहले लेस होंगी, फिर उसके बाद मतलब इस अमाउंट के ऊपर आपने रिजर्व वगैरह क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही है गुड्स के टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या डिसाइड करते हैं। जो रह गई हैं वो एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। एवरीबॉडी, दिस इज़ स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज फिर हम एडजस्टमेंट ही करेंगे। तो एडजस्टमेंट का लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। तो इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट लेके आई हूँ मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि आपके डे टू डे के एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कैपिटल के ऊपर हुए हैं, जैसे एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर हुए हैं और आपने इनको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एंटर कर दिया है। तो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹500, कि आपने मशीनरी की इंस्टॉलेशन के ऊपर 500 का खर्चा किया, लेकिन गलती से उसको कहाँ पर डाल दिया है, वेज अकाउंट में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग में जब वेजेस अकाउंट डेबिट साइड पे आती है तो उसमें से ये लेस हो जाएंगी, लेस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, और मतलब 500 यहाँ से लेस हो जाएंगे। और मशीनरी की वैल्यू कहाँ आती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो उसमें ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मशीनरी के इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी मशीन के ऊपर ही चार्ज होती है, फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज होती है। तो याद रखना, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम फर्स्ट पॉइंट को भी अगर क्वेश्चन में है तो उसको कंसिडर करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, मतलब उसको ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या है, इन अ ट्रायल बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, और एडजस्टमेंट में दिया है इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो आपने पहले एक वर्किंग नोट बनाया, 1 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करी, जो कि आपकी आई 10,000। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये एक्सपेंस ट्रीट होगा, तो डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000, और बैलेंस शीट में क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ वियर टियर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जो कि एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करती है, तो आपने यहाँ से लेस कर दिया 10,000, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू 90,000 आ गई। नेक्स्ट है हमारा नोट में यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ द डेप्रिसिएशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब डेप्रिसिएशन यहाँ लिखी होती 10,000 की, तो हम सिर्फ P&L में डालते, बैलेंस शीट में ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख आ जाती मशीनरी की, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में होती है उसका एक सिंगल ही इफेक्ट होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ही सिंगल इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपकी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या होती है, इसको अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि आपने हर बार उसको लेस मशीनरी में से लेस नहीं किया है। तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, मशीनरी है आपकी 2 लाख की, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी है 60,000 का, और एडजस्टमेंट में बताया कि आपने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% पर एनम, बट द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो वर्किंग नोट में आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन 2 लाख की आपकी मशीनरी है, जिसमें से आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 का रिड्यूस करा। क्यों करा, क्योंकि हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला था, तो आया 1,40,000, उसका 10% करेंगे, 14,000 की आपकी डेप्रिसिएशन हो गई, जो कि सेम रूल वही, प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट साइड पे आ गया। वर्किंग नोट में आपकी डेप्रिसिएशन 14,000 आ गई, ट्रीटमेंट सेम ही है, P&L में एज एक्सपेंस हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 14,000, और बैलेंस शीट में आपकी टोटल डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी 60,000 का आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, और 14,000 जो आपने वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, दोनों 74,000 लेस करने के बाद आपका मशीनरी की वैल्यू है 1,26,000। तो नेक्स्ट है आपका पीरियड फॉर विच द डेप्रिसिएशन चार्ज। इसमें क्या होता है कि आप कई बार एसेट को ड्यूरिंग द ईयर भी परचेज कर सकते हो, जितनी भी हमने
ये वर्किंग नोट ये एडजस्टमेंट करी हैं, तो इसमें मैंने डेप्रिसिएशन सिर्फ फर्स्ट से शुरू करी और 31 मार्च या दिसंबर तक क्लोज करा, पूरे साल का लिया, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है ऑन 31 मार्च 2020 की आपकी मशीनरी की वैल्यू 1,40,000 है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी है। और एडजस्टमेंट में आपको दिया प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड है मशीनरी परचेज 20,000 कि इस मशीनरी में एक 20,000 की मशीन भी इंक्लूड है, जो कि आपने अक्टूबर के महीने में खरीदी थी 2019 में। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपने 5%। तो हमें पता है कि डेप्रिसिएशन ओपनिंग के ऊपर चार्ज होती है, ना कि क्लोजिंग के ऊपर चार्ज होती है, क्योंकि जब जिस टाइम में हमने एसेट को यूज़ किया तब की डेप्रिसिएशन होती है। तो हमने क्या किया, पहले अपना टाइम पीरियड निकाला। हमारा ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, मतलब अकाउंटिंग पीरियड आपका अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक का है। और यहाँ पे हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है 31, मैंने यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। 1 अप्रैल 2019 यही लिखा, 31 मार्च 2020 यही लिखा, बीच में मैंने एक वैल्यू और लिखी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 20,000 की मशीनरी है अक्टूबर में परचेज करी, तो वो भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी। तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, पहले मशीन को मुझे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लोजिंग की वैल्यू हमें पता है 1,40,000 और ओपनिंग की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जितनी परचेज करी 20,000 वो पता है। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई 1,20,000 की। आपके पास शुरू में 1,20,000 की वर्किंग नोट में आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 आ गया। तो ओपनिंग आपके पास 1,20,000 की थी, 20,000 आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी, तो टोटल आपका 1,40,000 हो गया। तो मैंने डेप्रिसिएशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है ओल्ड मशीन, जिसको मैंने ओल्ड वर्ड यूज़ करा, एक है न्यू मशीन। ओल्ड मशीन आपकी 1,20,000 की है, जिसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो पूरे साल की 6,000 डेप्रिसिएशन आई। और दूसरी आपकी न्यू मशीन 20,000, जिसके ऊपर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी और 31 मार्च तक यूज़ हुई है, तो उसके ऊपर 500 की डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन 6,500। ट्रीटमेंट सेम है कि डेप्रिसिएशन 6,500 की प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी और बैलेंस शीट में से लेस हो जाएगी 1,40,000 माइनस 6,500, ठीक है। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन का पॉइंट। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपने इनिशियली ऐसे खर्चे करे हैं जो लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ करने वाले हो और धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करने वाले हो। तो लाइक इन अ ट्रायल बैलेंस आपको एक एग्जांपल दी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1 लाख। कई बार यहाँ लिखा होता है 5 ईयर, लेकिन नहीं लिखा हुआ, तो वो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब आप 1 लाख को 5 साल तक रिटर्न ऑफ कर सकते हो। और एडजस्टमेंट में जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ लिया है कि 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है और उसने बोला कि 40,000 आउट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, कि आप 40,000 हर साल रिटर्न ऑफ कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने रिटर्न डाउन वैल्यू डालनी है और बैलेंस शीट में आपने कैरी फॉरवर्ड डालनी है। वो कैसे ही 1 लाख की आपकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था और 40,000 रिटर्न ऑफ हुआ, तो 60,000 की अमाउंट आएगी। तो याद रखना, रिटर्न ऑफ अमाउंट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में आएगी, वो भी एसेट साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। रिजर्व आपके प्रॉफिट में से ट्रांसफर होते हैं, तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो टू रिजर्व फंड P&L के डेबिट साइड पे या एक्सपेंस साइड पे, डेबिट साइड पे डाल देंगे और बैलेंस शीट में क्योंकि रिजर्व फंड एक लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन है दो स्टेटमेंट में डिवाइड होता है। 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर देना, लेकिन लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है तो सिंपल आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो और उसके ऊपर 10% चार्ज कर दो। 10% बोला तो 10/100 कर देते हैं। लेकिन अगर लिखा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट है, लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग जब ले दिया तो जो रेट है वो चेंज हो जाता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब 10/110 नेट प्रॉफिट इंटू 10/110 से चार्ज होगा। तो इसकी अमाउंट जो P&L में और बैलेंस शीट में कैसे आएगी, हम इसको बोलते हैं मैनेजर कमीशन पेबल। अभी पे नहीं हुई है तो एक तो ये एक्सपेंस शो हो जाएगा तो P&L में आ जाएगा, दूसरा आपका ये पेबल है तो लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे और प्रॉफिट एंड लॉस में आपका एक्सपेंस। तो आज की लिए एडजस्टमेंट का इतना ही टॉपिक है। कल हम जो भी इसकी रेस्ट जो बची थी वो सारी कंप्लीट कर देंगे। तो कल आपका लास्ट टॉपिक होने वाला एडजस्टमेंट के ऊपर। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू। Hello everybody, this is Viti here.
तो आज फिर हम फाइनल एडजस्टमेंट का टॉपिक नंबर 5 डिस्कस करेंगे और ये आज आपकी एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें मैंने टोटल 9 एडजस्टमेंट डिस्कस करी हैं। तो फर्स्ट है आपकी इंटरेस्ट लोन पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड मतलब आपने बैंक से कोई लोन लिया है फॉर द बिजनेस यूजेस के लिए। तो कई बार ना इसको हिडन एडजस्टमेंट में भी आता है। तो जैसे यहाँ पे 6% बैंक लोन लिखा और साथ में आपको डेट मेंशन होगी किस दिन आपने लोन लिया, तो उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया इन ट्रायल बैलेंस कि आपको 6% बैंक लोन गिवन है और लोन की अमाउंट जो है वो आपकी 1 लाख है। तो और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन आपने ड्यूरिंग द ईयर जो पे किया है वो है 3000। और एडजस्टमेंट में आपको लिखा है कि बैंक लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2019 और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020। मतलब आप लोन लेने के 9 मंथ के बाद आपका जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर वर्किंग नोट में 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। तो 1 लाख के ऊपर 6% रेट यहाँ से लिया और 9 मंथ मैंने 1 जुलाई से 31 मार्च तक काउंट किए 9/12। तो आपका इंटरेस्ट रेट आया 4500। तो आपने क्योंकि 4500 इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि आपको पे करना है एज ए एक्सपेंस है, तो P&L में आपने 2 इंटरेस्ट ऑन लोन डालना है 4500 का। तो 4500 का लोन एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन लोन 4500 का, लेकिन आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कितना कर दिया 3000। मतलब 3000 की पेमेंट हो चुकी है और 4500 पूरा देना था। तो 1500 स्टिल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 4500 आपका ऐसे आया, 3000 आपने पे कर दिया, 1500 आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अभी पे करने के लिए रहता है। तो ये हो गया आपकी P&L में इसकी एडजस्टमेंट। दूसरा है बैलेंस शीट में कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है बैंक लोन जो है एक लायबिलिटी है। तो 1 लाख का बैंक लोन लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि आपने 1500 कैलकुलेट किया था वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये होगी आपके इंटरेस्ट ऑन लोन पेड की एडजस्टमेंट। सेकंड है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव। जैसे आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो तो उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। तो सेम ही एग्जांपल लिया वैसे मैंने 6% इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ये डेबिट साइड पे है और एडजस्टमेंट में बताया कि ये 1 जुलाई 2019 को आपने लिया है। तो फिर वही है 31 मार्च को अगर क्लोज हो रहा है और 1 जुलाई को पिछले साल 1 जुलाई 2019 में ली थी तो 9 मंथ का आपका इंटरेस्ट बनेगा जो 50,000 के ऊपर रेट ये रहा 6% कैलकुलेट किया था और 2250 की वैल्यू आ गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट कंसीडर हो जाएगा क्योंकि अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि ये इनकम है इस वजह से क्रेडिट साइड पे आई है। और बैलेंस शीट में आपकी 6% इन्वेस्टमेंट है 50,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 2250, क्योंकि ये स्टिल अभी पेंडिंग है और अक्रूड की 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो आपने ऐड करके 5250 की वैल्यूज आ गई आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन पेड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव की एडजस्टमेंट। उसके अलावा कई बार थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट भी होती हैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन में हो सकती हैं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूडिंग मिस्टर बी डिसऑनर बिल ₹1000 की आपके जो डेटर की लिस्ट है जो कि 62,000 के बिल है 62,000 के डेटर है, उसमें से मिस्टर बी का एक बिल जो है वो डिसऑनर हो गया और उसकी अमाउंट है 1000 की। और एडजस्टमेंट में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि राइट ऑफ कर दो मिस्टर बी के हाफ ऑफ द मिस्टर बी बिल डिसऑनर एंड क्रिएट अ रिजर्व 5% ऑन द सन्ड्री डेटर्स डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि 62,000 के आपके डेटर है जिसमें से 1000 का बिल मिस्टर बी का जो डिसऑनर हो रहा है और मिस्टर वी का जो बिल है वो हाफ जो है वो राइट ऑफ हो रहा है और आपने एक प्रोविज़न क्रिएट करना है डेटर के ऊपर। तो पहले मिस्टर बी से शुरू करते हैं। मिस्टर बी का बिल है 1000 का जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा हाफ ऑफ द बिल राइट ऑफ। तो हाफ ऑफ का बिल तो बैड डेट्स बन गया, तो बाकी जो 500 बचे वो आपके गुड डेट्स बन गए। ठीक है, तो ये आपके जो हाफ ऑफ द बिल है ये जो राइट ऑफ हो रहे हैं उनको हम न्यू बैड डेट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। और सेकेंड आपने प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी प्रोविज़न क्रिएट होता है वो होता है डाउटफुल डेट्स के ऊपर। किसके ऊपर होता है? डाउटफुल डेट्स के ऊपर। लेकिन हमें पहले ही पता है कि मिस्टर बी का बिल जो है आधा बैड डेट्स में कन्वर्ट होने वाला, आधा मिलने वाला, तो वो डाउटफुल तो रहे नहीं। इस वजह से यहाँ पे पूरा 1000 आपका लेस हो गया। तो 61,000 के ऊपर 5% क्रिएट करके 3050 का प्रोविज़न आ गया। तो न्यू प्रोविज़न आपका 3050 का और न्यू बैड डेट्स आपके 500 के जो मिस्टर बिल के बी के बिल के हाफ को रिटर्न ऑफ करने के बाद आए हैं। ठीक है,
बस एक ही पॉइंट इसमें खास है कि आपने जो प्रोविज़न क्रिएट करना है तो आपने जो बिल डिसऑनर हो रहा है उसकी पूरी अमाउंट को लेस करना होता है, क्योंकि हमें प्रोविज़न डाउटफुल के ऊपर क्रिएट करना होता है, जो हमें कंफर्म ही है उसके ऊपर तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, इस वजह से पूरी अमाउंट माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में है आपका P&L में ये 400, ट्रायल बैलेंस में आपको 400 का दिया हुआ है और लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम 300 पर एनम पेड अप टू 30 सितंबर 2020, ठीक है। और हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 31 मार्च 2020 को कंप्लीट हो गया, लेकिन जो प्रीमियम है वो 30 सितंबर तक पे हुआ। मतलब अगर मैं मार्च से लेके मार्च को तो 31 मार्च मतलब अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक काउंट करूँ तो 6 मंथ आपने प्रीपेड कर दिया, तो इसको बोलेंगे प्री पेड इंश्योरेंस। कितना 300 की अमाउंट है जो एक्स्ट्रा पे हुई है, मतलब 30 सितंबर तक पे हुई है, तो 6 मंथ का, ये पूरे 12 महीनों की, तो 6 मंथ के लिए की होंगी क्योंकि 6 मंथ का प्रीपेड है, तो वो आई है आपकी 150 रुपीज़। तो आपने कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जब इंश्योरेंस ये 400 की अमाउंट डाली उसमें से आपने प्रीपेड इंश्योरेंस 150 के लेस कर देने हैं, तो नेट अमाउंट 250 आप बाहर डालोगे P&L में। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो हमें पता ही है कि जब भी कोई प्रीपेड होते हैं उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो मैंने आपको P&L में बता दिया, दूसरी आपकी बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रीपेड है तो ये एसेट है, जो मैं हम डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंस फॉर वेजेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड दिस फॉर द मार्च 2020 हैज़ नॉट बीन पेड। आपको ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिए 33,000 की और आपको एक लाइन लिखी पड़ी है कि हर महीने एक जैसी ही सैलरी पे करनी है और मार्च की सैलरी अभी भी पे नहीं हुई है। इसका मतलब ये जो 30,000 है ये 11 मंथ की सैलरी, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड में हमारे 12 महीने होते हैं, तो ये 11 मंथ की सैलरी हुई, तो पर मंथ सैलरी आई आपकी 3,000, मतलब हर महीने आप 3,000 सैलरी पे करने वाले हो। तो वेजेस में आपने 33,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि मार्च की सैलरी कितनी आएगी, क्योंकि हर महीने 3,000 पे हो रहा है, तो मार्च की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी 3,000, तो वो ऐड कर दिया, 33,000 का आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट आएंगे, वेजेस है तो एक ट्रेडिंग में चला जाएगा, दूसरा आपका बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी है तो 3,000 की लायबिलिटी आ गई। तो ये आपका 5th पॉइंट कवर करती है। नेक्स्ट है एसेट सोल्ड बट ट्रीटेड एज अ सेल। तो हमें पता है कोई भी अगर रियल एसेट मतलब रियल में काउंट होती है, एसेट सोल्ड होती है, तो वो सेल में कंसिडर नहीं होती। तो ट्रेडिंग में सेल जब डालते हैं तो उसमें से एसेट सोल्ड है तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने गलती से इंक्लूड करा था, और बैलेंस शीट में जो एसेट एक्चुअल में सोल्ड हुई उस एसेट में से लेस हो जाएगी, तो नेट अमाउंट ऑफ एसेट आ जाएगी, ठीक है। मतलब 2 इफेक्ट पड़े, एक ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में सेल को रिड्यूस किया और एसेट को रिड्यूस कर दिया रिस्पेक्टिवली, जिसमें से वो सोल्ड हुई है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज बट इन ट्रांजिट, मतलब परचेज तो हो ही गई हैं तो आपकी बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ने वाला है। क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपने गुड्स परचेज कर ली हैं, और दूसरा गुड्स इन ट्रांजिट करके आप बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो कर दोगे, अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। नेक्स्ट है 8th गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर। सोल्ड तो हो ही गई हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेम क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस कर देंगे हम बैलेंस शीट में। मतलब 2 इफेक्ट पड़े, एक ट्रेडिंग में जिसमें क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो गया, दूसरा बैलेंस शीट में जिसमें भी क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो गया। और लास्ट आपका 9th, ये मोस्टली बीकॉम के पेपर्स में मैंने बहुत बार रिवाइज देखी है। तो रेंट ऑफ द ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द डेटर। था रेंट लेकिन आपने डेटर की लिस्ट में इनको इंक्लूड कर दिया, तो रेंट कहाँ आता है P&L में, वहाँ पे डाल दिया, और डेटर में से आपने इसको लेस कर दिया क्योंकि रॉन्गली एंटर इन द डेटर लिस्ट, तो यहाँ से लेस हो जाएगा। जो भी प्रोविजन क्रिएट करने हैं उससे पहले आपने रेंट को लेस कर देना है। तो ये थी आपकी फुल फ्लेज एडजस्टमेंट्स। आज इसका टॉपिक कंप्लीट होता है, तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक आवर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब।